सो हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पूरा एनसीईआरटी 10 मिनट पढ़ने वाला है जिससे हमारा बोर्ड्स और साथ ही नीट दोनों क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये दो टर्म से बना है, एक बायो और एक टेक्नोलॉजी। तो एक ऐसा फील्ड जहाँ बायो और टेक्नोलॉजी साथ ही साथ काम करे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा दूध। तो दूध का हम क्या क्या नहीं बना सकते, दही बना सकते हैं। कैसे? उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह डाल के, है ना, दही ऐसे करके। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologics using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. तो बायोटेक्नोलॉजी दूसरा चैप्टर भी है जिसका नाम है प्रोसेसेस एंड ऐसा कुछ है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस। उसमें हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होते कैसे हैं। इसमें हम उसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये जनरली लार्ज स्केल पे होता है। जो बायोफार्मास्यूटिकल्स है, जिसके हमारा इंजेक्शन वगैरह बनाना हो, या फिर कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स बनाना, ये सब इस फील्ड में होता है। जैसे कि कोई ऐसा राइस बनाते जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ऐसा किसानों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ये सब इसी फील्ड में आता है। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड therapeutics, diagnostics, generally modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। तो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हमारा क्या क्या किया जाता है? हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, सॉरी, थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक मतलब मेडिकल चीज़ें जो हमारा इलाज करे, डायग्नोस्टिक इलाज करने वाली चीज़, साथ ही कई सारी क्रॉप्स जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल हो, प्रोसेस्ड फूड जो हम खाते हैं वो वाला फूड, साथ ही बायोरेमेडिसिन मतलब जैविक उपचार, आई थिंक आयुर्वेदिक, साथ ही वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, तीन बेसिकली रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। कौन कौन से हैं? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, पहला चीज़ कि वो हमेशा बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रो और प्योर एंजाइम, मतलब वो हमेशा बेटर चीज़ ही प्रोवाइड करेंगे। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसा चीज़ है जो जिसे हम किसी भी रिएक्शन में डालें ना, तो रिएक्शन या तो स्लो हो जाता है या फिर बढ़ जाता है उस कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से। उसके बाद एक दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। एक ऑप्टिमल कंडीशन में आता है जिसपे कोई कैटलिस्ट उस रिएक्शन पे एक्ट करे, मतलब काम करे। एंड तीसरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिससे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं जिससे ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है वो उसे हम प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो चलो आज हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ने कैसे अपने आप को बायोटेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट के हिसाब से कैसे कैसे यूज़ किया है। पहला है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। आखिर एग्रीकल्चर में इसका क्या क्या यूज़ है देखते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो चलो तीन ऑप्शन देखते हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन में ना उसको बढ़ा सकते हैं। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें केमिकल का यूज़ हो। एंड दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, शुद्ध शुद्ध एग्रीकल्चर जिसमें कोई केमिकल का यूज़ ना करे। एंड तीसरा है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। कैसा? तो तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिससे ना हमारा जो फूड सप्लाई है ना उसको ने ट्रिपल किया था। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, आई थिंक तो भुखमरी चल रही थी, तो उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिससे हमारा फूड सप्लाई है वो बढ़ गया था। बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन ये इनफ नहीं था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। Increased yields have partially been due to the use of improved crop varieties। तो जो बढ़ती उपज है ना वो कैसे हुआ?
उसमें हमने बढ़िया-बढ़िया इम्प्रूव क्रॉप वैराइटीज़ हमने यूज़ किया था कि उनका जो क्षमता है ना क्रॉप का कि एक पौधे में ज़्यादा दाना दे, ऐसा वाला हमने उगाया था। बट मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। और साथ ही जो हमने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया था कि फसल को कैसे मैनेज करना है और कौन-कौन से केमिकल्स पे डालना है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, तब जाके हमारा प्रोडक्शन बढ़ा था। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, हालाँकि जो फार्मर्स है डेवलपिंग वर्ल्ड में अभी agrochemicals are often too expensive and further increases in yield with existing variety and not possible using conventional breeding। तो अभी जो फार्मर, लेकिन अभी क्या हो रहा है यार, जो एग्रोकेमिकल्स हैं मतलब जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और एंड फर्दर इंक्रीजेस इन यील्ड विथ एक्सिस्टिंग वैराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो अभी जो धान का उत्पादन है हम जो प्रेजेंट में जो राइस है उसे हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग करा देते हैं प्लांट्स का उस तरीके से हम और नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इसका कोई तरीका है क्या? चलो देखते हैं। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर्स मे ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स? क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे फार्मर्स और बेहतर फायदा और अच्छा फसल उगा सकें? Is there a way to minimize the use of fertilizer and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उनका जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स है उसका खर्चा बच जाए और हार्मफुल इफेक्ट भी बच जाए और इन्वायरमेंट को भी कुछ नुकसान ना पहुंचे? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो आपका जो जीएम है, जीएम्स क्या बोलती हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है क्रॉप्स, वो बढ़िया सॉल्यूशन है। तो होता क्या है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms। तो ऐसे कोई प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंगी, ये सारे जो चीज होते हैं उनको अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दे तो उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। तो हमारे जो जीएम प्लांट्स है वो कई जगह यूजफुल है, कई केसेस पे। जेनेटिक मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब क्या क्या करते हैं, वो क्रॉप को ज़्यादा टॉलरेट करते हैं एबोटिक स्ट्रेस से, जैसे कि कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, सॉल्ट्स है, मतलब हाँ, तूफान वगैरह से, हीट वगैरह से बचा के रखते हैं और मतलब उनको ताकतवर बना देता है। साथ ही रेड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, और हमें केमिकल पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, मतलब फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। और क्यों? क्योंकि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स होते हैं, मतलब कीड़े इन पे नहीं लगते हैं ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। एंड तीसरा है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और हमें जो लास्ट में जब फसल काटने का टाइम आता है तब बहुत सारे फसल गिर जाते हैं, नुकसान कर देता है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं होने देता। साथ ही इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, साथ ही जो प्लांट्स है वो अच्छे से मिनरल्स को यूज करते हैं धरती का। इससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो ठीक रहता है और प्लांट्स को भी फायदा मिलता है। और हम और क्या करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाता है। जैसे कि गोल्डन राइस उसमें विटामिन ए इनरिच्ड ऑलरेडी होता है। In addition to use this GM, genetically modified organism has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industry। और इसके यूजेस के अलावा, इन सारी यूजेस के अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है ना उसको टेलर मेड बनाया जाता है प्लांट्स को, ताकि वो कई सारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके। कैसे? स्टार्चेस के फॉर्म में, फ्यूल्स के फॉर्म में, फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्म में भी हम इन प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। Some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistance plant। तो सबसे बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है एग्रीकल्चर में, वो है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स बनाना। मतलब ऐसा प्लांट्स बनाना जिसमें कीड़े ही ना पड़े। सोचो, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड, जो जिससे हमारा जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो उसका अमाउंट कम हो जाए। उस ऐसा एग्जांपल है बेरीटॉक्सिन। बेरीटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis thuringiensis बैसिलस thuringiensis, बीटी फॉर शॉर्ट, बीटी बोलेंगे ना इस बार से। बेरीटॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड फॉर इंसेक्ट्स। मतलब बेरीटॉक्सिन है ना वो बैक्टीरिया से लिया गया है और इसे प्लांट में इंजेक्ट कर दिया गया है।
जिससे वो पेस्ट रेजिस्टेंस बन गया है इंसेक्टिसाइड से। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड्स, ये बायोपेस्टिसाइड बन गया है। एग्जांपल्स है इसका बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन एक्सेट्रा। तो ये बीटी कॉटन का एग्जांपल देखते हैं। तो सम कुछ बेसिलस स्ट्रेन्स है, बेसिलस thuringiensis का, वो प्रोटीन, कुछ तरह का प्रोटीन रिलीज करते हैं जिससे बैक्टीरिया मर जाता है, सच एस लेपिडोडम, लेपिडो लेपिडोटेरेंस लेपिडोटेरेंस। इसमें इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ये एक ऐसा प्रोटीन है जो किसको किसको मारता है, टोबैको बर्ड वर्म को मारता है, आर्मी वर्म को मार देता है। उसके बाद है कोलियोप्टेरेंस, इसमें बीटल्स को मार देता है, मतलब ये बीटल्स को मार देता है ये वाला प्रोटीन। एंड डिप्टेरेंस, ये फ्लाइस एंड मॉस्किटोस को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो बैसिलस thuringiensis है ना, वो प्रोटीन क्रिस्टल बना देता है अपने ग्रोथ के फेज में। दिस क्रिस्टल्स कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये क्रिस्टल ने टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन मतलब इंसेक्ट्स को मारने वाला प्रोटीन बना के रखता है। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? आखिर ये बैसिलस को क्यों क्यों खुद नहीं मारता, मतलब जो जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको कहीं नहीं मारता? एक्चुअली जो बीटी टॉक्सिन है वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में, मतलब इनएक्टिव स्टेट में होता है। लेकिन जब कोई इंसेक्ट उस प्लांट को खाता है तो उसके पेट में रहता है एसिड, और एसिड में जाके रिएक्ट करके वो एक्टिव हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन pH ऑफ द गट व्हिच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। जैसे मैंने कहा, वो जब वो ये मान लो बीटा टॉक्सिन का प्लांट है तो इसे कोई इंसेक्ट खा ले तो वो जैसे उसके पेट में जाएगा तो उसका जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन बढ़ा उसके पेट में जो क्रिस्टल फॉर्म में है वो पिघल जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा टॉक्सिन। The active toxin binds to the surface of the midgut epithelial cells and create pores that cause well swelling, lysis and eventually cause the death of the insects. तो इससे ना जब क्या बोलते हैं टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो इससे क्या होता है, वो मिड गट एपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाता है और छेद कर देता है, फुला देता है और सुखा देता है सब पानी को, और क्या होता है इंसेक्ट मर जाता है कुछ देर बाद। उसके बाद है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। तो कुछ स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन है वो उसके जीन्स बैसिलस thuringiensis से आइसोलेट किए जाते हैं एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। और ऐसे जीन्स को ना कई सारे क्रॉप प्लांट्स में डाल दिया जाता है प्रॉपर्टी को, जैसे कि कॉटन फिगर 12.1 में आप देख सकते हो। तो वही पहला कॉटन है जो बॉल वॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गया था, दूसरा कॉटन है फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल है। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। तो जो चॉइस ऑफ जीन्स है वो किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे और टारगेटेड पेस्ट पे। एज द मोस्ट टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो जो बीटी टॉक्सिन है वो सब इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, मतलब इंसेक्ट को ज्यादा मारता है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई आईएससी नेम क्राई। तो ये टॉक्सिक है ना, उसे कोडेड किससे किया जाता है, जीन क्राई आईएससी से। देयर आर नंबर ऑफ देम, ऐसे नंबर ऑफ देम हैं जो एग्जांपल जीन जैसे क्राई आईएससी, क्राई 2AB किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बोलवर्म्स को मारता है। और क्राई 1AB किसको मारता है, कौन बोरर को मारता है भाई साहब, ये याद रख लेना भाई, एमसीक्यू में आ सकता है। कौन, ये क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB, ये किसको मारता है, कॉटन बॉलवर्म्स को। और क्राई 1AB किसको मारेगा, कॉर्न बोरर को। उसके बाद हम देखते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो कुछ नेमाटोड्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो वाइड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को पैरासाइट कर देते हैं। इंसान भी हो सकते हैं, मतलब पैरासाइट बन के हमारे अंदर रह सकते हैं। नेमाटोड एक नेमाटोड है जिसका नाम है मिराडोजीन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। ये टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करता है और ग्रेट रिडक्शन करता है उनके उत्पादन में। A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interface।
तो एक स्ट्रैटेजी बनाया था, नोवल स्ट्रैटेजी मतलब अच्छा स्ट्रैटेजी जिससे हम इससे बच सकते थे, वो है आरएनए इंटरफेस में कुछ छेड़छाड़ करना। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो आरएनएआई एक सेलुलर प्रोसेस है यार, सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इस मेथड में क्या होता है, स्लाइसिंग एक स्पेसिफिक एमआरएनए होता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएसएनए को उसके साथ बाइंड कर दिया जाता है, जिससे ट्रांसलेशन एमआरएनए का ट्रांसलेशन मतलब साइलेंसिंग होता है उसके खिलाफ। ये आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ ये मोलिकुलर बेसिस का एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे डीएनए ट्रांसफर होता है और कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उसमें हमारा एक आरएनए होता है, वो सारे और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है जो सेलुलर डिफेंस का काम करता है। उसके अंदर ना एक एमआरएनए होते हैं, आरएनए भी 3 तरह के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और एक और क्या होते हैं भूल गया हूँ अभी। तो हमारा जो उसमें जो एमआरएनए वाला हिस्सा है ना, उसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके साथ जोड़ दिया जाता है साइलेंसिंग के द्वारा। और इससे क्या होता है पता है, इससे ना जो वायरसेस होते हैं आरएनए जीनोम्स के अराउंड या फिर मोबाइल जेनेटिक ट्रांसपोसोन्स के अराउंड, मतलब ना एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप बढ़ते बढ़ते नया चीज बन जाता है। मतलब कि एक नया डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है कि अब नया प्रॉपर्टी आ जाता है कि इसको कोई खाएगा तो नहीं बढ़ जाएगा ऐसा। उसके बाद है यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर्स। पहला है इस तरीके से आरएनए इंटरफेस के तरीके से, एंड दूसरा तरीका था एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर्स। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द होस्ट प्लांट। एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स का ना इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट प्लांट पे। फिगर 12.2 में हम देख सकते हैं एक होस्ट प्लांट है, डीएसआरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नेमेटोड इन्फेक्शन। तो उसमें हो क्या रहा है, एक डीएसआरएनए है वो ट्रिगर करते हैं नेमेटोड इन्फेक्शन को। इसमें जो रूट्स है टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स, और दूसरा है बी वाला है प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism। आई थिंक इसमें इन्फेक्शन हो गया, इसमें नहीं हुआ है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, तो इस डीएनए का नया डीएनए का इंट्रोडक्शन होता है उनके बॉडी में, सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। तो ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे उनका जो सेंस है आरएनए का है उस सेल्स में, दिस टू वो दोनों जगह होता है। दिस टू आरएनएस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड डीएसआरएनए। तो ये जो दो आरएनए हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो, thus silenced the specialized mRNA of nematode. The consequence was that the parasite could not survive in transgenic host expressing specific interfering RNA। तो इसके अंदर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है, तो इसको जब भी कोई खाता है मतलब इंसेक्ट वगैरह तो सर्वाइव नहीं कर पाता। ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, इसलिए जो पैरासाइट मर जाता है वो ट्रांसजेनिक प्लांट बच जाता है। तो चलो ये था हमारा एग्रीकल्चर में। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। So hello everyone, this is Dheeraj Kurian. Right now we will be studying बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स। तो हमने पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कहाँ पे एग्रीकल्चर पे क्या क्या करता है। तो हम मेडिकल इंडस्ट्री में ये देखने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, तो हमने जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है मेडिसिन में, एक सेकेंड यार। सो हेलो जी नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2 which is बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री के बेनिफिट्स देखे थे, अब हम मेडिसिन की इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, the recombinant DNA technology process have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs।
तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, उसने काफ़ी मदद किया मेडिकल इंडस्ट्री में और काफ़ी जगह इम्पैक्ट किया, जैसे कि कुछ ड्रग्स बनाने में, कुछ दवाइयाँ बनाने में, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। फर्दर रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स मतलब आई थिंक चिकित्सा औजार, मतलब कैसे दवाई होते हैं ना, वो इसी थेराप्यूटिक्स अंग्रेजी वर्ड है। Do not induce unwanted immunological responses as is common in case of similar products isolated from non-human resources। तो हमारे जो फर्दर रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स थे ना, वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब कुछ क्या बोलते हैं, एलर्जी शो नहीं करता, उसके मुकाबले जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से बना है। एट प्रेजेंट 30 रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड वाइड। तो लगभग 30 रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स अप्रूव किया गया है ह्यूमन यूज के लिए वर्ल्ड वाइड के द्वारा, मतलब 30 दवा और क्या बोलते हैं दवाई जन औजार अप्रूव हो चुके हैं। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्क्ड, और इंडिया में टोटल 12 हैं लगभग। चलो देखते हैं ये है क्या। 12.2.1 जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबली बाय टेकिंग इंसुलिन एट अ रेगुलर इंटरवल्स। तो जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है वो इसलिए कम हो ताकि जो इंसुलिन है वो रेगुलर इंटरवल पे लिया गया, इसलिए, वरना बढ़ जा रहा था। वॉट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट क्या करेगा अगर ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल ना हो तो। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals। तो अगर आप इसको डिस्कस करोगे तो आप पाओगे कि हम रियलाइज कर पाएंगे कि हमें ना आइसोलेट करना पड़ेगा अदर एनिमल्स के इंसुलिन से। Would the insulin isolated from other animals be just as effective as the secreted by human body itself, and would it be elicit as immune response in the body। तो बोल क्या रहा है कि अगर हम कोई इंसुलिन बाहर के जानवर से लेंगे, मतलब बाहर जानवर से लेंगे, जानवरों से लेंगे, तो क्या उतना इफेक्टिव होगा जो जितना हमारे ह्यूमन बॉडी इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन बेसिकली, इंसुलिन के बारे में अगर नहीं पता हो तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में खत्म हो जाए तो हमें बाहर से लगवाना पड़ता है इंजेक्शन। अगर नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अगर मान लो, चलो जानवरों का केस हो गया, अगर बैक्टीरिया अवेलेबल है, अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा प्रेजेंट हो जो इंसुलिन बनाता हो तो, and yes it is present, suddenly the whole process becomes so simple। तो जो होल प्रोसेस है वो काफी सिंपल बन जाता है। यू कैन इजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। तो आप लार्ज क्वांटिटी में बैक्टीरिया बना सकते हो और एज मच एज इंसुलिन जो आप बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। थिंक हमें सोचना है कि इंसुलिन को हम डायरेक्ट मुंह से भी ले सकते हैं क्या, और नहीं, और क्यों नहीं, वाई। जस्ट क्वेश्चन था यार, बाकी डोंट टेक इट सीरियस। हाँ, टेक इट सीरियसली। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। तो इंसुलिन पहले क्या करते थे यार, इंसुलिन हम डायबिटीज डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए हम बाहर से लेके आते थे, स्लॉटर्ड कैटल से, कैटल मतलब गाय वगैरह, और पिग्स से उनके पैनक्रियास लेते थे। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स थ्रू cause some patient to develop allergy or other type of reaction to the foreign protein। तो ऐसे इंसुलिन जब दूसरे एनिमल से लेते थे ना तो कुछ एलर्जी में करता था, कईयों को करता था। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इंसुलिन के पास 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, एक चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद फिगर 12.3 में आप देख सकते हो कि कौन सा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये रहा डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन लाइक अ प्रो एंजाइम। तो मैमल्स मतलब जो ऐसे जानवर जो बच्चा देती है, दूध पिलाती है, जैसे कि इंसान, उसमें इंसुलिन एक प्रो हार्मोन की तरह होता है, मतलब एंजाइम की तरह, also need to be processed before it becomes fully mature and functional hormone, which contains an extra stage called C-peptide।
तो प्रो हार्मोन होता है जिसके पास एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है, और इसको प्रो हार्मोन को बताया गया कि एक प्रो एंजाइम होता है जो कि उसे भी प्रोसेस करना जरूरी होता है हमारे बॉडी में, ताकि वो फुली मैच्योर फंक्शनल हार्मोन बन सके, तो वो हमारे बॉडी में प्रोसेस हो जाता है। This C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin. तो जो सी पेप्टाइड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर इंसुलिन में, एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन, और इसे रिमूव किया जाता है मैच्योर वाले से इंसुलिन में। मतलब कि बोल क्या रहे, तो यार जो सी पेप्टाइड होता है ना वो कई सारे मैच्योर इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। तो जब जो प्रो इंसुलिन होता है ना वो मैच्योर होता है तब उसका जो सी पेप्टाइड वाली चीज है ना वो निकल जाता है, सिंपल। The main challenge for producing insulin using RNA technologies was getting insulin assembled into a mature form. तो मेन चैलेंज हम इंसुलिन का क्या था पता है, RNA DNA टेक्निक से बनाने वाले इंसुलिन का, उसे मैच्योर फॉर्म में लाया कैसे। इन 1983 एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसके पास 2 DNA सीक्वेंस थे करिस्पॉन्डिंग टू A एंड B चेन्स ऑफ इंसुलिन। तो 1983 में 2 DNA सीक्वेंस बनाया गया था एली लिली एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्लाज्मेट ई कोलाई का, जिससे हम इंसुलिन के चेन बना सकते थे। चेन बी were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. तो चेन बी बनाया गया था आर्टिफिशियली, उसके बाद उसे जोड़ दिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ताकि वो ह्यूमन इंसुलिन बना सके। ये देखो ये प्रो इंसुलिन है, जब मैच्योर होता है तो उसका जो ए पेप्टाइड है वो टूट जाता है, विच इज नीला वाला, और आई थिंक बी पेप्टाइड ग्रीन वाला, और उसका जो सी पेप्टाइड है वो टूट जाता है मैच्योर होने पे। ए एंड बी को जोड़ दिया जाता है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। सो सिंपल, मेरे को खुद बहुत दिनों बाद समझ में आ रहा है। उसके बाद है जीन थेरेपी 12.2.2, इसको ध्यान दिया करो, तुम्हारे दिमाग में माइंड में बनाता है कि हम मेडिकल में पढ़े क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में पढ़े थे। उसके बाद पहला टॉपिक था ये, दूसरा टॉपिक ये था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा ऐसे। कहाँ गया यार, 12.2 जीन थेरेपी। If a person is born with a hereditary disease and can a corrective therapy be taken for such a case? अगर कोई पर्सन है हेरिडिटरी डिसीज, मतलब जन्म के साथ ही कुछ डिसीज के साथ पैदा हुआ है, वो हेरिडिटरी मतलब डीएनए में कुछ गड़बड़ था। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। तो जीन थेरेपी एक अटेम्प्ट है उसको सही करने का। जीन डिफेक्ट एंड दैट हैज बीन डायग्नोस्ड। Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child embryo. तो जीन थेरेपी एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स है जिससे हम जो जीन मतलब जीन में जिन बच्चों को गड़बड़ है उसे हम ठीक कर सकें किसी भी चाइल्ड में या फिर एम्ब्रायो में। यार जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिसीज। तो ऐसे केस में जो नए जीन्स है ना उसे पर्सन के मतलब किसी भी व्यक्ति के सेल में या फिर टिश्यूज में डाला जाता है ताकि वो डिसीज को हम ठीक कर सकें। Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene. Correction of a genetic defect involves delivery of normal gene into the individual or embryo to take over the function of compensate for the non-functional gene. तो जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक नॉर्मल जीन का डिलीवरी किसी भी एम्ब्रायो या फिर किसी भी इंडिविजुअल में टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। मतलब इसमें क्या होता है जेनेटिक डिफेक्ट के करेक्शन में, तो एक नॉर्मल जीन को लेते हैं और जो डिफेक्टेड जीन है ना उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं ताकि सब चीज सही से काम करे। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडेनोसाइन डियामिनेज डिफिशियंसी। तो फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी दिया गया था 1990 में एक 4 साल की बच्ची को जिसको एक एडेनोसाइन डियामिनेज डिफिशियंसी था। द एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो एंजाइम काफी क्रूशियल था इम्यून सिस्टम के लिए
फंक्शन के लिए. द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसाइन डीएमिनेज. तो ये डिसऑर्डर कब होता था, जब हमारे जीन में ना कई सारे कोड होते हैं, तो उसमें से एक कोड जिसका नाम है एडेनोसाइन डीएमिनेज वो गायब था, वो डिलीट हो गया था. इन सम चिल्ड्रन, इसलिए आई थिंक यूनिटी में कुछ गड़बड़ हो गया था. इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन क्योर्ड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. और कुछ बच्चों में एडीए डिफिशियंसी तभी ठीक हो सकता है जब उसमें कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो तब. इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. और अदर्स में हम ऐसा ही कैसे ठीक कर सकते हैं यार, एंजाइम को रिप्लेस करके. इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन. जिसमें एक फंक्शनल एडीए दिया जाता था पेशेंट को एक इंजेक्शन के द्वारा. बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव. बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों अप्रोचेस में खाना बन रहा है, सॉरी, बट दोनों अप्रोचेस में क्या दिक्कत था कि कोई परफेक्टली ठीक नहीं कर सकते थे. As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown into and cultured outside the body. तो पहला स्टेप जीन थेरेपी में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होता है ना ब्लड में जो होता है एक कंपोनेंट, तो ये लिम्फोसाइट उस पेशेंट का बाहर किसी कल्चर में, मतलब किसी कटोरे में बनाया जाता है बॉडी का. एज फंक्शनल एडीआई सी डीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट. तो एक फंक्शनल एडीए विच इज सी डीएनए है, एक वेक्टर है जिससे हम किसी भी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं कोई चीज, तो इसे इसके द्वारा बॉडी में डाला जाता है वापस से, विच इज सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट. हाउएवर एज दिस आर नॉट हाउ, ये सेल इमॉर्टल नहीं होते हैं. द पेशेंट रिक्वायर्स द पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट. तो इसलिए ना जो सेल्स है ना उनको बार बार ये, मतलब जो पेशेंट है उसको बार बार ये चीज प्रोसेस करवाना पड़ता है. However, the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage. It could be permanent cure. अगर ये चीज डायग्नोज पहले हो गया, the bone marrow cells producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stage. तो अगर ये वाला जो केस है ना, अगर जीन आइसोलेट करके हम मैरो से निकाल दिए, बोन मैरो से अर्ली स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो परमानेंट क्योर हो सकता है. लेकिन अगर लेट हो गया तो गए काम से, मतलब सॉरी. उसके बाद है 12.2.3 मोलिकुलर डायग्नोसिस. यू नो द टाइप फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ फॉर डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आपको पता है कि अगर किसी भी डिसीज का इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है तो पहले डायग्नोसिस और उसके पैथोफिजियोलॉजी का जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डायग्नोसिस मतलब वो कैसे काम कर रहा है बीमारी, और शुरुआती स्टेज में अगर ठीक करे तो ठीक, बाद में मुश्किल होता है. इसलिए शुरुआत में ठीक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. मतलब बाद में भी इंपॉर्टेंट वही होते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव होता है पहला वाला. मैं भी क्या बोल रहा हूँ. यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एक्सेट्रा, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल. तो कन्वेंशनल तरीका कौन सा है, सीरम, मरे ये वाला, या फिर यूरिन पेशाब का जांच करते थे. ये पहले जांच करने का तरीका था किसी भी बीमारी का. recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, and enzyme-linked immunosorbent assay are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. तो कुछ नए टेक्निक्स आ गए मार्केट में, जैसे कि recombinant DNA technology, polymerase chain reaction और enzyme-linked immunosorbent assay. enzyme-linked immunosorbent assay, ये सबको फुल फॉर्म याद रखना, क्यों पूछ सकते हैं. ये नए टेक्निक्स आ गए मार्केट पे. प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, तो अगर प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, अगर कोई पैथोजन मतलब इंसानों को मतलब हार्म कराने वाले कोई जानवर जैसे बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा इज नॉर्मली सस्पेक्टेड व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिसीज सिम्टम. तो कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में है कि हमें तब पता चलता है जब वो कुछ सिम्टम छोड़े, कोई डिसीज का छोड़े, जिसके हमें बुखार वगैरह हो जाता है, तब पता चल जाता है कि हमारे अंदर कुछ है. By this time, the concentration of a pathogen is already very high in the body. तो इस टाइम पे जो concentration है पैथोजन का already high रहता है बॉडी में. However, very low concentration of a bacteria or virus can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR.
लेकिन कई बार अगर बैक्टीरिया कम मात्रा में प्रेजेंट है कोई या फिर कोई वायरस एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम ऑफ द डिसीज आर नॉट येट विजिबल, तो ये डिटेक्ट किया जा सकता है एक पीसीआर टेक्निक से। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे पीसीआर लो अमाउंट ऑफ डीएनए डिटेक्ट कर सकता है? पीसीआर इज नाउ routinely used to detect HIV in suspected AIDS in patient। तो पीसीआर routinely डिटेक्ट करता है HIV या फिर एड्स पेशेंट को। If it is being used to detect mutation in genes in suspected cancer patient too, तो ये म्यूटेशन को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है किसमें? कैंसर वाले पेशेंट में भी। इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और ये पावरफुल टेक्निक है जिससे हम कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography। और क्या बोल रहे हैं? इसलिए पीसीआर की एक पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद a radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA is a clone of cells followed by detection using autoradiography। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए अगर किसी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडाइज है, क्लोन ऑफ सेल्स, तो हम उसे ऑटो रेडियोग्राफी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हैव नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो जो क्लोन हम बनाए थे डीएनए और रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल को जोड़ के, वो अपीयर नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म में, क्योंकि जो प्रोब है विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि वो अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंटरी नहीं होता म्यूटेटेड जीन से। क्या बोल रहे हैं? सही है। एलिसा एक उसके बाद देखते हैं। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो एलिसा एक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो इन्फेक्शन है पैथोजन का, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? उसके कुछ एंटीजन के प्रेजेंस में, जैसे कि प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और कैसे पता कर सकते हैं? बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजन। कोई एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बने तब हम पता कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया वायरस आते हैं तो हमें बुखार जाता है, ये सब उसी का कारण होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सी यू। तो भाई इस टॉपिक में हम करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते कौन है? एनिमल्स जो कि सैक्रिफाइस, रुक जाओ पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो एक ऐसे एनिमल्स जो जिनका जीन के साथ हमने छेड़छाड़ किया, मैनिपुलेट किया, जिससे कुछ एक्स्ट्रा फॉरेन जीन को डाल के एक नया बना दिया, उससे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट के बकरे, ऐसे वाले जानवर्स। Sorry to say, but it is. Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows, and fish have been produced। तो जिनके साथ हमने कुछ छेड़छाड़ किया, ऐसे रैट्स तो और खरगोश, सुअर, भेड़, गाय माता और फिश प्रोड्यूस हो चुके हैं। ऑल द ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। तो लगभग 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से हैं? वो सिर्फ माइस है, मतलब चूहे के प्रकार है ना। Why are these animals being produced? आखिर ये एनिमल्स प्रोड्यूस क्यों की जाते हैं? How can man benefit from such modifications? और आखिर इन मॉडिफिकेशन से हमें फायदा क्या होता है? Let us try and explore some of the common reasons। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं कॉमन रीजंस को कि बनाते क्यों हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development। तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल से की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई जीन्स कितना रेगुलेट कर रहा है, कितना अफेक्ट कर रहा है नॉर्मल फंक्शन में हमारे बॉडी का। डायरेक्ट इंसान में करेंगे तो इंसान का तो जान खत्म होगा, इसलिए हम चूहों पे करते हैं। एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो हम कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो ग्रोथ वाला फैक्टर की देखे थे ना, कि इंसुलिन हमारा
कंट्रोल करता है ब्लड, क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर लेवल। तो उसका एग्जांपल हम माइस वगैरह में करते हैं, या सॉरी बैक्टीरिया में करते हैं, कि कैसा अफेक्ट कर रही है चेक करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, स्टडिंग बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट, इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी।